देखो हम लोग 2 दिन में 11 फिजिक्स का पढ़े हैं, उष्मा संचरण या हीट ट्रांसफर। इसमें अगर हम रूल्स की बात करें तो इसे समझने के लिए आपको फिजिक्स में कुछ टॉपिक जानना होगा। फ्लो, प्रवाह, फ्लो मतलब समझते हो ना, बहना। किसी चीज का एक जगह से दूसरे जगह जाने को क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं कि ये प्रवाहित हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। उष्मा भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। इसके साथ साथ अगर फिजिक्स में देखें तो हमारे ऐसे 3 चीजें हैं जो फ्लो करती हैं, स्पेशली क्लासिकल फिजिक्स फर्स्ट ईयर में। पहला नंबर आपने पढ़ा होगा द्रव का प्रवाह। द्रव लिक्विड फ्लो करता है नहीं, गैस नहीं फ्लो करता, मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं, तरल पदार्थों में फ्लूइड जो होते हैं वो सब करते हैं। अगला उष्मा का भी पढ़ने जा रहे हैं, और इंटर में जाओगे तो आवेशों का प्रवाह लिखोगे। चार्ज भी इधर से उधर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, और हीट भी जाता है। तो आप अगर इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द्रव का प्रवाह भी होता है, उष्मा का भी प्रवाह होता है, आवेश का भी प्रवाह होता है। ये सब एक क्वांटिटी है। द्रव एक मैटर में आता है, उष्मा एक एनर्जी में आता है, और ये डायरेक्ट व्युत्पन्न राशि है जो धारा और समय के गुणा होता है। अगर हम द्रव का प्रवाह करें तो आपको पता होगा कि हमारे पास 2 टैंक्स होते हैं, और अगर हम एक में द्रव ज्यादा भर दें और एक में द्रव कम भरे, मतलब एक में हाइट ज्यादा हो और एक में हाइट कम हो, और इनको पाइप से जोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे कि इसमें द्रव का प्रवाह होने लगेगा, और इसमें से किसमें जाएगा? इसमें। कब तक जाएगा? जब हाइट्स बराबर हो जाए। मतलब जो द्रव का प्रवाह होता है वो किस चीज से होता है? ऊंचाई देख के। आप कभी नहीं कह सकते कि ज्यादा द्रव में से कम द्रव में जाता है। जैसे हम बोलते हैं एक में 10 लीटर है, एक में 5 लीटर है, अगर जोड़ोगे तो किसमें से किसमें जाएगा? 10 में से 5 नहीं, ज्यादा नहीं बता सकते हो। 10 से 5 में जाएगा कि 5 से 10 में जाएगा, ये उसकी ऊंचाई पे डिपेंड करता है। 5 वाला टंकी ऊपर रख दो, 10 वाला नीचे रख दो, पाइप से जोड़ोगे देखो 5 वाले में से 10 में आएगा, या 10 वाला टंकी ऊपर रखो, 5 वाला नीचे रखो, तो 10 वाले में से 5 वाले में जाएगा। मतलब आप लिक्विड की अमाउंट को देख के नहीं बता सकते हो कि लिक्विड किधर जाएगा। लिक्विड की क्या देखना पड़ेगा? हाइट, और हाइट बताएगा कि कहाँ जाएगा। इस तरह अगर हम बात करें तो गर्म चीजों का, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, और इसमें हीट कम है। जैसे इसका टेम्परेचर मान लो T1 है और इसका टेम्परेचर स्मॉल t है, ये कैपिटल T बड़ा है, मतलब ये ज्यादा गर्म है और ये कम गर्म। ये क्या है? कम गर्म है। और इसको अगर हम एक तार से जोड़ दें या संपर्क कर दें कोई चालक चीज से, लोहे के छड़ों से, तो इसमें उष्मा बहता है। ये अंदर क्या भरा हुआ है? उष्मा। इसमें अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव। तो कौन बहेगा? उष्मा। कहां से? अधिक ताप से कम ताप की ओर। मतलब इसमें उष्मा का प्रवाह होने लगता है, उष्मा चलने लगता है, इसमें द्रव चलने लगता है। लेकिन उष्मा इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इस आधार पे नहीं चलता है। वो किस आधार पे चलता है? ताप। वो ताप देख के चलता है, मतलब हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाता है। किसमें गर्मी ज्यादा है और किसमें गर्मी कम है इससे नहीं मतलब है उसको, मतलब इसमें से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें आएगा, ये बात निर्धारित कौन करेगा? ताप। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगा, क्या? हीट जाएगा। ऐसे हम लोग की लिक्विड होती है, ज्यादा लिक्विड में से कम में जाएगा कि कम लिक्विड में से ज्यादा जाएगा, ये बात नहीं है। जाएगा तो लिक्विड, लेकिन क्या देखकर? हाइट। वहां पे हाइट देखा जाएगा, जैसे वहां हाइट का काम करता है, हाइट के बेसिस पे हाई हाइट टू लो हाइट में लिक्विड फ्लो करती है, ऐसे यहाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करता है। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज को हम लोग कैपेसिटर्स में रखते हैं। किसमें? कैपेसिटर मतलब जैसे बैटरी, पावर बैंक। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज भरा हुआ है और इसमें भी चार्ज भरा हुआ है। चार्ज जैसे इसमें भी उष्मा है,
इसमें भी इधर होगा, लेकिन मान लेते हैं इसका वोल्टेज बी है और इसका वोल्टेज स्मॉल बी है। वोल्टेज में नाम तो विभव, अब विभव में जब अंतर आता है तो विभवांतर कहते हैं। और इसको अगर एक चालक तार से जोड़ दें तो क्या बहेगा, चार्ज देखेगा क्या, विभव। विभव के हिसाब से हाई विभव से लो विभव में क्या जाएगा, चार्ज जाएगा, मतलब आवेश का प्रवाह होगा। ये आवेश के प्रवाह को ही आगे चल के हमको कौन सा टर्म दे दिए हैं, मतलब यहाँ पे एक अलग नाम दे दिया गया, मतलब धारा बहना है, आवेश जा रहा है मतलब धारा बहना है। तो यहाँ पे अलग नाम है, इन सब में अलग नाम नहीं। यहाँ द्रव का प्रवाह कहते हैं, यहाँ उष्मा का प्रवाह कहते हैं, यहाँ आवेश का प्रवाह कहते हैं, लेकिन आवेश के प्रवाह का एक अलग नाम है धारा। तो हम करंट भी उसे कह सकते हैं। ये किस लेवल पे काम करता है, मतलब किसमें चार्ज ज्यादा है किसमें चार्ज कम है, इस आधार पे आप नहीं बता सकते कि किसमें से किसमें जाएगा, जबकि उसको क्या देखना पड़ेगा, विभव। जैसे लिक्विड में आप देखते हो ज्यादा किसमें 10 लीटर किसमें 5 लीटर, ये बता देख के नहीं बता सकते हो कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये देख के बता सकते हो। जैसे हम अगर तीनों में बात करें तो जैसे यहाँ ऊंचाई होती है ऐसे यहाँ ताप होता है, ऐसे यहाँ विभव, जैसे इसमें द्रव बहता है ऐसे इसमें उष्मा बहती है, इसमें ऐसे आवेश बहता है। इसमें हमेशा हाई टू लो है, ऐसे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो होता है। ये तब तक बहता है जब तक दोनों का द्रव का लेवल बराबर ना हो जाए, मतलब ऊंचाई बराबर ना हो जाए। ये उष्मा तब तक बहेगा जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, और ये जब तक बहेगा जब तक दोनों का विभव बराबर होते ही आवेश का प्रवाह रुक जाता है, ताप बराबर होते ही दोनों के उष्मा का प्रवाह रुक जाता है, और द्रव में ऊंचाई बराबर होते ही द्रव का प्रवाह रुकता है। तो यहाँ तब तक बहेगा जब तक ऊंचाई ना बराबर हो जाए, यहाँ ताप बराबर हो जाए और यहाँ विभव बराबर हो जाए, तब अपने प्रवाह रोकते हैं। ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि ऊंचाई में अंतर होने की वजह से द्रव बहता है, ताप में अंतर होने की वजह से उष्मा बहता है, और विभव में अंतर होने की, विभव मतलब विभवांतर, विभव में अंतर होने की वजह से आवेश बहता है। ये तीन चीजें फ्लो आती हैं जिसमें हम ये दोनों फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये द्रव का प्रवाह समझ पाए हो, उष्मा पढ़ रहे हो, ये सेकंड ईयर 12th की क्लास में पढ़ने पाओगे, ये 11th में पढ़ने पाओगे, ये 11th और ये 12th। क्योंकि फाउंडेशन करते हो तो हम तीनों एक साथ पढ़ाते हैं, और 12th में जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो बताएंगे। हम लोग उष्मा पे आते हैं, हीट पे आते हैं। और उष्मा को सीधे सीधे हम देखें तो ये कुछ है नहीं, एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप। आपको पता होगा एनर्जी के कई फॉर्म्स आपको मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलना, हीट, लाइट, साउंड, बहुत से ऐसे फॉर्म्स मिलेंगे जो ऊर्जा के रूप होते हैं। हीट भी, उष्मा भी। इसको आप शुद्ध अगर थोड़ा समझना चाहो तो इसको हम गर्म या ठंड से अंदाज करते हैं, गर्म और ठंडा, मतलब किसी की गर्म उसकी टेम्परेचर से इस चीज को आभास कर पाते हैं। जैसे ध्वनि को आभास करने के लिए हम लोग वहां पे होने वाले गड़गड़ाहट या जो गूंज होती है उससे अंदाज कर पाते हैं। जहाँ पे गूंज ज्यादा होती है वहां पे साउंड ज्यादा होता है, और जहाँ पे गूंज कम होती है वहां साउंड कम होता है, और जहाँ पे गूंज नहीं होती है वहां पे शांति होता है, साउंड नहीं होता है। ऐसे जहाँ पे गर्म ज्यादा होता है वहां उष्मा ज्यादा होती है, और जहाँ ठंडा होता है वहां उष्मा कम होती है। तो इस बेसिस पे हम उष्मा को थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। और जो ऊर्जा है, ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, हाँ अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, हाँ ये अंदाज कर सकते हैं कि जहाँ चमक ज्यादा होती है वहाँ प्रकाश ज्यादा होता है, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता है, कम होता है। तो हम लोग प्रकाश को गेस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। इस तरह उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, तो इसे देखने का हम गलती नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें देखने के कैपेबल नहीं है। लेकिन एक चीज है कि हम उसकी गर्म और ठंडा की सिचुएशन को देख के उष्मा के अमाउंट को देख लेते हैं। उष्मा बहता है कि नहीं बहता है, किस बेस पे, हाँ टेम्परेचर। आपको पता होगा ये मूलभूत राशि है, इसका मात्रक नॉर्मली तो डिग्री सेल्सियस है, बट हम फिजिक्स में केल्विन में मेजर करते हैं। किसमें, लेकिन इसको डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया गया है। तो अलग अलग लेवल्स पे आपको पता होगा। इसे कई कंडीशंस भी होते हैं आपको पता होने के लिए, जैसे कि C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-5। आप इसमें से कोई भी रिलेशन उठा सकते हो, जैसे ये दोनों उठा लो या ये दोनों उठा लो। C पे सेल्सियस डालोगे F पे फ़ारेनहाइट आ जाएगा, F पे फ़ारेनहाइट डालोगे C पे सेल्सियस आ जाएगा। और आपके साथ कर दोगे, इसे हटा दो, फ़ारेनहाइट में डाल दो, बुरा कर दो, C निकल जाएगा, या C में डाल दो तो बुरा कर दो F निकल जाएगा, या इसको हटा दो, फ़ारेनहाइट में डालो केल्विन में निकल जाएगा, केल्विन में डालोगे फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। कोई भी चेंज कर सकते हो, ये आपको स्टार्टिंग बेस पे नोट पॉइंट में बताया होगा जो पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं।
राशि के बारे में। तो उष्मा का जो प्रवाह होता है वो किस लेवल पे काम करता है? ताप पे। हमेशा ये कैसे बढ़ेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब उष्मा का अगर हम संचरण की बात करें, उष्मा कैसे चलता है, यही चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। उष्मा स्थानांतरण नाम ही दे दिया गया है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के कंडीशंस होते हैं, ये 3 तरह से हमारे नेचर में होता है। कितने तरह से? 3। एक होता है चालन भी, कंडक्शन, एक होता है संवहन, कन्वेंशन, और एक होता है रेडिएशन, विकिरण। आपकी उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 अलग अलग मेथड को अपनाती है। या तो वो चालन से चलती है, चालन से किस में चलती है? ठोस में चलती है। क्योंकि आपको पता होगा ठोस के कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं। हम जब इसको गर्म करते हैं तो आपको पता होगा ठोस के कण अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं, मतलब हर कण अपने जगह पे क्या कर रहे हैं? कंपन करते हैं धीरे धीरे। ये कण अपने में कंपन कर रहे हो तो वाइब्रेशन होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इसके जो कण होंगे अपने जगह पे हिल रहे होंगे। जब यहाँ पे हम गर्मी देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, गर्म करने मतलब क्या देना? उष्मा। तो इनके कण तेज तेज कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तब ये तेज वाली इसको हिला देते हैं, तब ये गर्म हो जाता है। ये वाली इसको हिलाते हैं तो ये गर्म हो जाता है। और ऐसे ऐसे आपका उष्मा कहाँ जाने लगता है? आगे। आपने देखा होगा लोहे के छड़ के किनारे गर्म करो, धीरे धीरे गर्मी उधर पहुंचते पहुंचते वो किनारा भी गर्म हो जाता है। तो हम लोग ये बात करें अलग है कि किसी की चालकता ज्यादा होती है तो जल्दी जल्दी गर्म होता है, और किसी की चालकता कम होती है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब ऐसे कंडीशन में हम बात करें जैसे लकड़ी का, तो लकड़ी में आप एक जगह गर्म करो, दूसरा हिस्सा पकड़ लो तो आपको जल्दी गर्मी नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी में चालन बहुत धीरे होता है। लेकिन लोहे का एक छड़ ले लो, उधर गर्माओगे तो ये भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहे में चालकता ज्यादा होती है, मुख्य कारणों पे देखा जाता है। तो ऐसा उष्मा का संचरण जिसमें पदार्थ के कण अपने स्थान पे ना हिले, अपने स्थान से हटे ना, अपने स्थान पे पहले भी यही थे, आज भी यही। अलग है गर्मी पाती पहले धीरे वाइब्रेट करते थे, अब तेज करने लगते हैं। ये बगल वाले को हिला देते हैं, ये बगल वाले को हिला देते हैं। इस तरह आपका उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, और इस तरह के संचरण को क्या बोलते हैं? एक इसमें होता है, ठोसों में होता है। दूसरा होता है द्रव व गैस, जिसको हम एक ही वर्ड में तरल कह सकते हैं। तरल पदार्थों में जो पदार्थ के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इनको जब हम गरमाते हैं तो गर्म करने के बाद जब भी आप गर्म करते हो किसी चीज को, तो गर्म करने के बाद में आपका यहाँ के जो कण होते हैं ये पहले गर्म आ जाते हैं और ये ठंडे रहते हैं, तो ये उड़ के कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। और ऊपर वाले कण कहाँ चले जाते हैं? नीचे। फिर ये गर्म हो जाते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, वो नीचे आते हैं। इसमें पदार्थ के कण हिलते रहते हैं, हिलते मतलब अपना स्थान छोड़ते रहते हैं। इसी को आपको उबलना कहते हैं। उबलने का मतलब नीचे से ऊपर होना, मतलब आपका पानी नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसको आप लोग कहते हैं उबलना है। तो हमारा जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल का मतलब द्रव या गैस, उनमें उष्मा कैसे इधर से उधर होता है? संवहन विधि द्वारा। संवहन और चालन को दूसरे स्टेप में समझ सकते हो। जैसे एक लड़कों की लाइन लगा दो और एक बॉक्स दो एक लड़के को, वो उसको दे, लेकिन कोई हटे ना, ऐसे देता चला जाए तो देखो आपका सामान तो चला गया लेकिन कोई अपने स्थान से हटा नहीं। इस तरह उष्मा वाइब्रेट कर करके आगे बढ़ता रहता है। ये ठोसों में होता है, इसको हम चालन या कंडक्शन कहते हैं। द्रव का मतलब है जैसे कि इसमें हम सामान पाए तो इसको ना दे, इसको ले जाके वहां दे आए, वो फिर यहाँ चलाए, वो भी सामान ले ले। तो ऐसे जब इसमें नाचने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। और तीसरा नंबर होता है विकिरण। ये विकिरण सभी गर्म वस्तुओं में होता है। कोई भी गर्म वस्तु रख दिया जाए तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आपकी हीट्स निकलती रहती है। ये लगातार निकलती है और इसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण। चाहे आपका ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये सब में होगा ही होगा। अलग की बात है विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब माध्यम मिले या ना मिले, इसमें माध्यम होना जरूरी है। जैसे कि आप मान लो एक छड़ यहाँ से यहाँ तक ले लिए और छड़ को गर्म वहां कर रहे हो, तो छड़ में यहाँ तक तो उष्मा आएगा लेकिन इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर माध्यम नहीं है। पानी गर्माते हो तो पानी में तो गर्मी आ रही है, फिर पानी के बाहर आपका हाथ यहाँ पे है तो हाथ में गर्म हो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में माध्यम नहीं है। फिर भी धीरे धीरे गर्म लगता है। वो गर्मी कहाँ से आती है? विकिरण। विकिरण वो चीजें हैं, जब भी कोई गर्म वस्तु रखी जाती है तो गर्म वस्तु में से ऊर्जा अर्थात तो उष्मा विकिरण के रूप में, फोटॉन्स के रूप में निकलते रहते हैं, और ये सबसे तेज रेट में चलता है। चालन और संवहन से तेज ये होता है। आपके सूर्य से पृथ्वी पे आने वाली जितनी भी ऊर्जा है वो किस रूप में आ रही है? विकिरण के रूप में आती है। अलग बात है कि विकिरण एक सीधी रेखा में चलती है, तो इससे बचने के लिए हम उससे हट जाए तो विकिरण से बच सकते हैं। यही कारण है कि हम छाता लगा के धूप में उसकी उष्मा से बच जाते हैं।
क्योंकि जो किरणें आती है विकिरण कैसी आती है सीधा। अब हम अपने सिधाई में छाता लगा देते हैं तो छाता हमारी सिधाई नहीं आने देता, बगल बगल आता है, इसलिए हम धूप से क्या हो जाता है, बच जाते हैं। अगर विकिरण टेढ़ा मेढ़ा चलता था छाते से, अरे इधर का छाता लगाता है इसी आज लग जाता तिरछा होके, तो मिला जुला के आपको धूप लगता, गर्मी लगती है। छाता से बच इसलिए जाते हो क्योंकि विकिरण जब चलता है तो किसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, तो हम इसी वजह से छाता बचा के बचते हैं। तो हम बता सकते हैं कि उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, इसको हम गर्म या ठंडा होने से अनुभव करते हैं। और इसका संचरण 3 विधियों द्वारा होता है। ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है, जिसमें पदार्थ अपने स्थान से नहीं हिलते हैं, लेकिन संवहन तरल पदार्थों में होता है, इसमें पदार्थ अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और विकिरण सभी गर्म वस्तुओं में होता है, इसकी रेट बहुत हाई होती है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इसके आगे बढ़े तो हमारा इसमें होता है कि उष्मा चालकता गुणांक, उष्मा चालकता गुणांक। अब आपको पता होना चाहिए कि उष्मा चालकता गुणांक हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, जिसको हम कैपिटल के से दिखाते हैं। मतलब हम किसी चीज को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसकी जो उष्मा में चलने की रेट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एल्युमिनियम को गर्म करने पे एल्युमिनियम की उष्मा चालकता ज्यादा है तो जल्दी जल्दी गर्म होगा, जबकि वहीं पे अगर आप लकड़ी बताएं आप चीजों को गर्म करें तो लकड़ी उतना तेल जल्दी जल्दी गर्म नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोग जब कभी तावा या खाना बनाने वाले पॉट्स को देखते हैं तो उसका हैंडल लकड़ी का बना दिया जाता है ताकि हमारे हाथ ना जले। और बाकी चीजें आपने कतेली भी देखा होगा, बेत के लेयर चढ़ा देते हैं ताकि हम बेत उसमें लपेटा रहता है कतेली वालों पे, तो उसको पकड़ के वो लोग काम करते हैं। तो कतेली में तो चाहे गर्म होता है लेकिन वो चीजें उनकी गर्म नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे कंडक्टिविटी मतलब उष्मा चालकता गुणांक कम रखा जाता है। हम उष्मा चालकता गुणांक को जानने के लिए यहाँ पे चालन का संयोजन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चालक है, तो एक चालक की बात हम करें तो कोई एक चालक अगर आपके पास है, ध्यान से देखना। अब एक चालक में अगर हम यहाँ पे उष्मा दे रहे हैं तो यहाँ ताप ज्यादा होगा, धीरे धीरे उष्मा किधर बढ़ेगा, इधर, और यहाँ पे ताप, क्योंकि ताप अगर ताप को θ1 θ2 से भी दिखाते हैं, ज्यादा ताप इधर रहेगा तो उष्मा इधर से इधर ही जाएगा ना, ताप पे चलता है ना, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। हम मान रहे हैं कि θ1 ज्यादा टेम्परेचर पे, θ2 कम टेम्परेचर पे, तो उष्मा आपका किधर आ रहा है, इधर जा रहा है। किस मेथड से चल रहा है, चालन से चल रहा होगा। ऐसे को हम लोग तापांतर करते हैं, θ1 - θ2 क्या कहलाएगा, ताप में अंतर, जिसको हम लोग ताप में अंतर को तापांतर एक ही वर्ड में कह देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये तापांतर जब हो जाता है तो इसमें आपको कई चीजें पढ़ने को मिलता है। पहला नंबर आता है ताप प्रवणता, क्या था, ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ताप में कितना अंतर हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। मतलब तुम्हें इसका जानना हो, मान लो ये लंबाई का है तो θ1 - θ2 ताप में अंतर बटे लंबाई, कितना ताप में अंतर है और बटे लंबाई। ये किसी भी तापांतर के चेंज को किसके रिस्पेक्ट में, लंबाई के रिस्पेक्ट में क्या कहलाने लगता है, ताप प्रवणता। अगर हम मात्रक देखें तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर होगा, मतलब ताप बटे लेंथ लेंगे तो हम डिग्री सेल्सियस पर मीटर में रखेंगे। अगला एक इसकी अवस्था होती है जब इसको आप गर्मी देते हो तो ये गर्मी आपको पूरा का पूरा इधर करेगा कि कुछ विकिरण कर देगा, कुछ तो विकिरण हो जाएगा ना, क्योंकि हर गर्म वस्तु से ताप इधर उधर विकिरित होता है। विकिरित मतलब रेडिएट होता है। जैसे आप देखोगे गर्म छड़ अगर है तो गर्म छड़ में अगर उष्मा चल रही है फिर उसके ऊपर हाथ रखो तो गर्मी महसूस होता है कि नहीं, मतलब ये गर्मी कहाँ से आ रही है, हाथ पे, विकिरण की वजह से। और ऐसे कंडीशन में ये चीजें क्या होती है कि हम लोगों का सीधे उष्मा का प्रवाह होता है छड़ के अंदर, लेकिन छड़ के सरफेस से विकिरित होती है, इसीलिए आप लोग किधर भी हाथ रखोगे तो थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होगा। गर्म छड़ रखा हो उसके इधर 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 कहीं भी हाथ रखोगे तो क्या लगेगा, गर्म लगेगा। तो ये चारों तरफ जो उष्मा निकलती है किस रूप में निकलती है, विकिरण, और इससे ऊर्जा का ह्रास होता है कि नहीं होता है, होता है। इसमें अगर हम ऐसा मान लें कि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, हम जितना यहाँ उष्मा दे रहे हैं उतना उष्मा इधर साइड से निकल जा रहा है, कोई भी विकिरण में पदार्थ द्वारा अवशोषित नहीं किया जा रहा है, पदार्थ उसे ना तो सोख रहा है और ना ही विकिरित कर रहा है, तो ऐसे अवस्था को हम स्टेडी स्टेट या स्थायी अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, तो किसी भी गर्म वस्तु की वह अवस्था जिसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, अर्थात वो ना तो सोखता है और ना ही अपने से ऊर्जा को निकालता है विकिरण के रूप में, अर्थात जितना एक सिरे पे ऊर्जा जाती है उसी समय में दूसरे सिरे से उतना ऊर्जा निकल जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी अवस्था। जैसे आपने पानी चलाया होगा, पाइप में जितना पानी जाए उतना वहां निकल जाए, उसको अस्थायी अवस्था कहोगे। बीच में लीकेज रहेगा
तब जितना डालोगे पानी उतना निकल जाएगा, तो उसको स्थायी अवस्था में कहेंगे। हमारी जो सिलेबस पढ़ी जाती है वो स्टडी स्टेट में पढ़ी जाती है, स्थायी अवस्था में पढ़ी जाती है। तो हम जब भी कोई चालक बनाते हैं तो स्थायी अवस्था में ही बनाते हैं कि उसमें कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है। और अगर क्यों ऊर्जा दे रहे हो, क्यों निकल जा रहा है, तो क्यों कैसे निकाला जाएगा। तो किसी भी अगर मान लीजिए आपके पास एक चालक है, इसकी उष्मा चालकता गुणांक K है, टेम्परेचर θ1 θ2 है, इसका का क्षेत्रफल यहाँ जो क्षेत्रफल होता है A है, लंबाई L है, और इसमें तुम क्यों उष्मा दे रहे हो T टाइम में, तो आपका यहाँ से कितना निकलेगा क्यों। ऐसे क्यों को निकालने के लिए फार्मूला है Ka θ1 - θ2 T/L। इतनी उष्मा निकलती है, क्या निकलती है Ka θ1 - θ2 तापांतर T/L। अगर हम सब डाटा बोलोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने समय में कितनी ऊर्जा दूसरे सिरे से निकलेगी। लेकिन ये चीजें अस्थायी अवस्था में ही एप्लीकेबल होता है। आपने वैद्युत में पढ़ा होगा कि आवेश बटे समय को धारा कहते हैं, वहाँ आवेश रहता है तो यहाँ क्या रहता है उष्मा, तो उष्मा बटे समय को क्या कहोगे उष्मीय धारा। वहाँ वैद्युत धारा है तो यहाँ क्या रहेगा, वैद्युत में आवेश रहता है तो आवेश बटे समय, यहाँ उष्मा बहता है तो उष्मा बटे समय। अगर उष्मा रख के काट दोगे तो इसको H से दिखाते हैं, तो हो जाएगा Ka θ1 - θ2 बटे उसमें धारा हो जाती है। आपने वो प्रतिरोध पढ़ा होगा, तो यहाँ कौन सा पढ़ेंगे उसमें प्रतिरोध, कैपिटल R से दिखाते हैं। आप वो आप पढ़े हो प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध में विभवांतर बटे धारा V/I, तो आप विभवांतर होता है, यहाँ तापांतर होता है, वहाँ विभव में अंतर या ताप में अंतर हो। R बराबर V/I पढ़े हो, V बराबर I × R पढ़ते हो, ओम का नियम। तो यहाँ से देखोगे तो अगर तुम्हें R चाहिए तो V/I, अब वहाँ विभवांतर बटे धारा, यहाँ तापांतर बटे धारा। अगर हम इसको ला के रखेंगे, यहाँ H की वैल्यू जब इसको ला के रखेंगे कट जाएगा, ऊपर जाएगा 13/K। ये तीन टर्म आपको लाना है कि कितना उष्मा, जैसे वहाँ आवेश चलता है ऐसे यहाँ उष्मा चलता है, जैसे वहाँ वैद्युत धारा ऐसे यहाँ उष्मीय धारा, जैसे वहाँ वैद्युत प्रतिरोध जैसे यहाँ उष्मीय प्रतिरोध, किसी भी चालक में हम निकाल सकते हैं। जब हम चालकों को जोड़ना शुरू करते हैं K1 और K2, दो अलग अलग पदार्थों को जोड़ा जाता है। दो अलग अलग पदार्थों को जब आप जोड़ोगे तो इसमें आपको बताया जाता है कि हम दो तरह जोड़ सकते हैं, या तो हम ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसमें एरिया बराबर होता है, क्योंकि एरिया बराबर रहेगा तभी जुड़ेगा। लंबाई हो सकता है L1 L2 अलग अलग हो। और जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो K1 K2 में लंबाई बराबर होती है, लंबाई क्या रहती है, एरिया अलग अलग हो सकता है A1 और A2। अब K1 K2 को हम अगर इस तरह जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम होता है, इस तरह जोड़ रहे हैं तो समांतर क्रम होता है। इसमें हम लोग यहाँ मान लेते हैं θ1 ताप है, यहाँ θ2 ताप है, यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 और θ1 से ज्यादा है, θ1 ज्यादा है, θ2 कम है, तो आवेश का प्रवाह इधर होगा, आवेश मतलब उष्मा। और स्थायी अवस्था में तो इधर क्यों डालोगे तो इधर क्यों निकलेगा, अगर अस्थायी अवस्था में तो इधर क्यों डालोगे तो इधर क्यों निकलेगा। अब ऐसे कंडीशन में ये बीच में जहाँ पे संपर्क हुआ है इसका ताप निकाला जाता है, संपर्क तल का ताप या संधि का ताप। आपको फार्मूला लिखाया होगा संधि का ताप कैसे निकलता है। फिर इसकी उष्मा तुल्य उष्मा चालकता गुणांक, तो तुल्य उष्मा मतलब K1 K2, तो आपको बताया क्या होगा एक पेज में। उसके बाद में आपने जब इसको K इक्वल टू कुछ पाओगे नहीं, जब लंबाई में बराबर हो जाए तो 2K1 K2 बटे K1 प्लस K2 आया होगा, हरात्मक मान होता है जब बराबर रहे तब। ये L1 L2 अगर बराबर नहीं है तो उसको हम लोग अलग कंडीशन में रखे हुए हैं। और अगर हम इस पे बात करें तो K बराबर K1 प्लस K2/2 आया होगा, समांतर मान ना, श्रेणी क्रम में हरात्मक माध्य है, समांतर क्रम में समांतर माध्य है। और ये आपका तब जब यहाँ एरिया बराबर रहे, एरिया ना बराबर रहे तो इसमें कुछ अलग चला है। क्या चला है K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2, अगर एरिया ना बराबर हो तब वो बराबर हो तो ये चलता है। प्रतिरोध में देखो कि इसमें प्रतिरोध चला है R बराबर R1 प्लस R2 है, और इसमें प्रतिरोध चला है 1/R बराबर 1/R1 में से बटे R2। फार्मूले आपको दिए गए हैं, फार्मूले से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें दो चीजें पढ़े होंगे, अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता। अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता। आपको पता है अवशोषण क्षमता को हमने किससे दिखाया है, ए से, उत्सर्जन क्षमता को ई से। अगर कोई गर्म वस्तु रखा है इस पे तुम उष्मा गिराओ, उष्मा गिराओ मैंने गर्मी गिराओ, तो कितना सोखेगा इट इज द अवशोषण क्षमता।
आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम किसी पे क्यू ऊष्मा दिए और ये इसमें से यक्स मान लो यक्स दिए और उसमें से थोड़ा सा कम करके वाई सोख लिया और बाकी नहीं सोख पाया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, परावर्तित हो जाएगा। आपको पता है जब जैसे बारिश होती है क्या पूरी पानी जमीन सोख लेता है? नहीं, उसमें कुछ बह जाता है। ऐसे जब कोई ऊष्मा मान लो 50 जूल गिरा है और 50 में से वो मान लो 40 जूल सोख लिया और 10 जूल इधर उधर बह गया, तो आपका अवशोषण क्षमता कहलाएगा 40 सोखा बटे 50 गिराएगा, मतलब 4 बटे, मतलब कितना शोषण हुआ और कितना आपतित हुआ इसका अनुपात। आपको बताया क्या होगा कि अवशोषण क्षमता क्या होती है? किसी भी गर्म वस्तु की अवशोषण क्षमता उस पे द्वारा सोखी गई ऊष्मा और उस पर आपतित ऊष्मा के अनुपात को कहते हैं। इससे अवशोषण क्षमता निकाला जाता है और ये अलग अलग तरंग के लिए अलग होता है। मतलब मान लो लाल रंग का गिराओगे तो उसका अलग अवशोषण क्षमता आएगा, नीला रंग गिराओगे तो अलग आएगा, आपका पीला रंग गिराओगे तो अलग आएगा, क्योंकि हर प्रकाश मतलब ऊष्मा का क्या होता है अपना तरंगदैर्घ्य होता है और अलग अलग तरंगदैर्घ्य पे अलग अलग आता है। इसके वर्ड पे एक आपको टर्म बनाई जाती है ब्लैक बॉडी, कृष्णिका। अगर हम कृष्णिका की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कृष्णिका वह काली बॉडी होती है जिसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। एक मतलब 100% सोखता है, मतलब ऐसा ही बॉडी जिसपे गिरने वाले सभी प्रकाश उसके द्वारा सोख लिए जाए, मतलब उसमें से निकलने ना पाए। 100 जूल गिराओ 100 सोख ले, 10,000 जूल गिराओ 10,000 सोख ले, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं, कृष्णिका बोलते हैं। वैसे नेचुरली व्यवहारिक जीवन में कोई भी कृष्णिका है नहीं, कुछ ना कुछ हर कोई रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन व्यवहारिक कृष्णिका हम लोग बना सकते हैं। हम लोग एक गोला बनाते हैं जिसमें पतला सा छेद कर देते हैं और ये अचालक पदार्थों का होता है, तो इसमें जो भी ऊष्मा आती है वो यहीं अंदर रिफ्लेक्ट होकर रह जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, तो इसको हम लोग व्यवहारिक कृष्णिका कहते हैं। व्यवहारिक का मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है, लेकिन फिर भी नेचुरल ब्लैक बॉडी में तक कोई ऐसा नहीं मिला है कि 100% सोखे। अब हम लोग कृष्णिका को डिफाइन करना होता है, कृष्णिका का मतलब काला होता है, तो काला का मतलब काला बॉडी, या उसे रंग के हिसाब से मत जाना कि कृष्णिका काला होता है, काला नहीं होता है। बात इसकी ये होती है कि ऐसी बॉडी जो उस पर आपतित होने वाली सभी प्रकाश की किरणें या ऊर्जा उसके द्वारा सोख ली जाए, मतलब जितना गिरे उतना पूरा सोखे। 100 गिरा 100 सोखा, तो जितना सोखा बटे जितना गिरा काटोगे कितना आ जाएगा? 0 1 आएगा। अरे 100 जूल गिरा 100 जूल सोखा, तो जितना सोखा बटे जितना गिरा, शोषित ऊर्जा बटे आपतित ऊर्जा, 100 बटे 100 करूँ क्या आएगा? हम लोग बताते हैं कि ब्लैक बॉडी ही एक ऐसी होती है जिसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। एक मतलब जितना गिरता है उतना पूरा सोख लिया जाता है, और ऐसे पदार्थ को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। और व्यवहारिक जीवन में ऐसा कोई होता नहीं है, और बाकी बॉडियों की अवशोषण क्षमता 1 से कम होती है। उत्सर्जन क्षमता क्या होता है? जब कोई गर्म बॉडी रख दी जाती है, मान लीजिए हम कोई गर्म बॉडी को रखे हैं, तो गर्म बॉडी अपनी ऊर्जा को क्या कर रही है? निकाल रही है। लोगों के निकालने का रेट अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ गर्म चीज रख दो तो ठंड होने में टाइम लगता है, और कुछ लोगों को ठंड जल्दी हो जाता है। अब जल्दी ठंडा होने का मतलब क्या? अपने ऊर्जा को जल्दी जल्दी निकाला, और कुछ का टाइम लगेगा, मतलब वो जल्दी नहीं ठंडा होगा, तो अपने धीरे धीरे ऊर्जा निकालना है। ये ऊर्जा के उत्सर्जन को हम लोग ये कहते हैं। हम बताते हैं किसी भी गर्म वस्तु से एकांक पृष्ठ पर से एकांक समय में निकालने वाले ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। मतलब कितना ऊर्जा निकाला, कहां से? एकांक पृष्ठ से, और कहां से? एकांक समय में। मतलब कोई मान लीजिए आपके पास बॉडी है, तो उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा निकलेगी तो उत्सर्जित करेगा। कोई भी गर्म वस्तु ऊर्जा निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है। कोई भी ठंडा कोई वस्तु है, उस पर ऊष्मा गिरेगा तो गर्म होगा, पर ऊष्मा को सोखेगा। जैसे आप पे कोई बर्तन होता है, ले जाके धूप में रख देते हो, तो धूप जो उस पर गिरता है तो ऊर्जा को क्या करता है? सोखता है, इसीलिए बर्तन गर्म हो जाता है। इससे अवशोषण क्षमता कहते हैं। अब कितना गिरा और कितना सोखा, सोखा बटे गिरा, कितना शोषण हुआ और कितना गिरा आपतित हुआ, दैट इज द रेशियो इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या पावर, जिसको हम अवशोषण क्षमता कहते हैं। और कोई भी गर्म वस्तु रख दोगे तो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को निकालेगा। ये पर एकांक एरिया और एकांक समय में जितना निकालेगा वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन क्षमता। अगर हम बात करें तो किसी का भी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता जो होता है किसी भी बॉडी का, दोनों निकाल लो, उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पे वो ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। किरचॉफ नियम। किरचॉफ सर कहते हैं कि किसी भी पिंड का उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात होता है, जो निष्पत्ति होती है, वो ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। क्योंकि ब्लैक बॉडी का ये बटे, सोचोगे सर ए लैम्डा क्यों नहीं लिख रहे हो, तो ए लैम्डा का मान कितना होता है?
तो ये क्या लिखा जाए? ब्लैक बॉडी का तो ए सबको पता है, जितना गिरता है उतना सोख लेता है, मतलब उसका ए कितना होता है? 1 होता है, हमने नहीं बताया, तो इसलिए इसका बटे नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, ब्लैक वाले के लिए कैपिटल ई यूज करते हैं। ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ कहते हैं किसी भी पिंड की जो उत्सर्जन क्षमता होती है एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पे अवशोषण क्षमता होती है, उसका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, और वो कितना होता है? ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। किरचॉफ का नियम। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टीफन का नियम। स्टीफन सर कहते हैं कि कोई गर्म वस्तु जब ऊर्जा का विकिरण करती है, ऊर्जा निकालती है, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से एकांक पृष्ठ पे गुजरने वाला जो होता है वो उसके परम ताप मतलब केल्विन में ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ई ऊर्जा नहीं है, ई एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में निकलने वाली ऊर्जा है। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में निकलने वाली किसी गर्म वस्तु से ऊर्जा जो होती है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। स्टीफन का नियम कहते हैं, स्टीफन सर बताते हैं। अब ई को अगर लगा दें जाए, एक सिग्मा लगा देंगे, स्टीफन लेता और टी पे पावर 4, तो ये उनका फार्मूला होता है। या चाहो तो E1 बटे E2 बराबर T1 बटे T2 पे पावर 4 भी लगा सकते हो रेशियो की वजह से। या इसको कोई पूरा ऊर्जा निकालना चाहते हो तो इसमें पहले उसका ई उत्सर्जन क्षमता का गुणा कर दो, एरिया गुणा कर दो और समय का गुणा कर दो, तो ये पूरा ऊर्जा दे देगा। सिग्मा E(A)T पे पावर 4, कैपिटल टी टाइप है, स्मॉल टी टाइप है। ये एकांक क्षेत्रफल एकांक समय की वजह से यहाँ नहीं लाते हैं। तो ये चीजें आपने स्टीफन सर बताते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है? किसी भी बॉडी का उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का एक निश्चित अनुपात उसके ब्लैक बॉडी अर्थात कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टीफन बताते हैं किसी भी गर्म वस्तु से निकलने वाला उत्सर्जित होने वाला प्रकाश उसके एकांक क्षेत्रफल से और एकांक पृष्ठ में उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मींस E प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 या E इक्वल टू सिग्मा T पे पावर 4 दैट इज रिटेन। आपको कल पूरा चीजें दिखाई गई है। इसके बाद हमने पढ़ा है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं कि जब कोई गर्म वस्तु रख दी जाती है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ये ठंडा होने का रेट जो होता है वो तापांतर और मान पे डिपेंड करता है, माध्यम के ताप पे निर्भर करता है। मतलब कोई चीज कितना ठंडा होगा ये उसके परिवेश पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने देखा होगा गर्म दूध रख दो हवा में, से गर्म दूध गिलास का रख दो तो धीरे धीरे ठंडा होगा, फिर उसको पानी में डाल के रख दो तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा। मतलब किसी चीज के कूलिंग होने की जो रेट होती है उसके मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसको हम टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। ये इस पे न्यूटन सर ने अपना लॉ दिया है। न्यूटन सर कहते हैं कि किसी चीज के जो गर्म होने की रेट है वो स्टार्टिंग ठंडा होने की रेट है, कूलिंग होने की रेट है, वो पहले ज्यादा होती है बाद में धीरे हो जाती है। मतलब पहले जल्दी जल्दी ठंडा होता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। इन्होंने इसमें एक फार्मूला दिया T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 बटे T2 माइनस T1 इक्वल टू कांस्टेंट T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ये कहते हैं कि आपका मान लीजिए टेम्परेचर पहले T1 था तो बाद में टेम्परेचर T2 हो गया, तो पहले ज्यादा रहा होगा बाद में ठंडा होने पे कम हुआ होगा, लेकिन पहले टाइम तो कुछ कम रहा होगा, अब टाइम क्या हो गया होगा ज्यादा। मतलब पहले 3 सेकंड पे रहे हो गए, 5 सेकंड पे हो गए होंगे। तो मान लीजिए जितना यहाँ ताप में गिरावट आया, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या डिग्री सेल्सियस गिरा? 40। मान लीजिए इसमें लगा 12 सेकंड, तो यहाँ 12 40 बटे 12 कांस्टेंट होता है। यहाँ T1 पहले कितना था 70, बाद में कितना हो गया 40 बटे 2 और माइनस T0। T0 इज द डिफरेंस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, परिवेश का जो बाहर का हवा या जहाँ पे आपका सबस्टेंस रखा गया है उसका ताप। इस सिस्टम पे रखोगे तो आपको कूलिंग के रेट से हर एक कंडीशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद में लास्ट में आपने पढ़ा बीम नियतांक। बीम का विस्थापन नियम जो था ये बताया कि किसी भी गर्म वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसके टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर कोई गर्म वस्तु आपका विकिरण निकाल रहा है, प्रकाश निकाल रहा है, तो उसका एक तरंगदैर्घ्य होगा और वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? परम ताप के। मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा इनटू T बराबर हो जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम B कहते हैं, बीम नियतांक, या मैक्सिमम भी लगा सकते हैं, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। अर्थात यहाँ से समझा जा सकता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ घटता चला जाता है। अर्थात गर्म ज्यादा करोगे तो पहले गर्म करोगे तो ज्यादा वेवलेंथ लाल रंग का प्रकाश निकलेगा, और गर्माओगे तो पीला हो जाएगा, कम तरंगदैर्घ्य, और गर्माओगे तो नीला हो जाएगा। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि हमारे सूर्य से ज्यादा गर्म कौन होते हैं? तारे। सूर्य से किस रंग का प्रकाश आता है? लाल रंग का या पीला रंग का, जबकि तारों से नीला रंग का। अब ढिबरी ज्यादा गर्म होता है कि गैस ज्यादा गर्म होता है, इसे कैसे गैस करोगे?
बी सर बताते हैं कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी वहां तरंग दैर्घ्य कम होगा, कम तरंग दैर्घ्य मतलब नीला होगा। तो जब कम ताप रहेगा तो लाल रहेगा, धीरे धीरे वो पीला हो जाएगा और कम तरंग दैर्घ्य 7800 से 5000 पे आ जाएगा, और ज्यादा गर्म होगा तो फिर 3800 पे आ जाएगा, नीला आ जाएगा। मतलब नीले रंग का ताप सबसे ज्यादा गर्म होता है, लाल रंग का ताप सबसे कम गर्म होता है। बीन ने बताया किसी भी गर्म वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसके परम ताप के विरुद्ध कर्मानुपाती अर्थात उल्टा होता है। ताप बढ़ाओगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, और इससे गेस किया गया है कि हमारे तारों का टेम्परेचर ज्यादा है सूर्य के तुलना में, क्योंकि तारों से जो आने वाली किरणें हैं वो नीले रंग की होती हैं, जबकि सूर्य से आने वाली किरणें पीला या लाल रंग में होता है। तो जितने ज्यादा नीला होता चला जाएगा। आप किसी लोहे को गर्म करो, सबसे पहले वो लाल होगा, लाल से फिर आगे पीला होगा, और पीला से और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हल्का हल्का नीला हो जाएगा। मतलब गर्मी बढ़ती है तो वेवलेंथ घट जाते हैं। रेडर बीम का विस्थापन नियम, बीम अप्लाई सब बताते हैं। रेडर पार्ट्स 2 दिन आपने जो चीजों को पढ़ा है वो यही सब कुछ था। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग जान लो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या बोलते हैं? हम लोग के पास मीडियम्स या पदार्थों में एक ऐसी कैरेक्टर्स होती है, मतलब एक ऐसे गुण होते हैं जिसमें से एक निश्चित लघु तरंग दैर्घ्य की किरणें तो पास कर जाते हैं, लेकिन उच्च तरंग दैर्घ्य की किरणें नहीं निकल पाती हैं। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए इसमें कांच या प्लास्टिक आते हैं, पॉलिथीन आती है, हम मान लीजिए यहाँ पे कांच लगा दिए, तो कांच में जब धूप होगा तो धूप जब गर्मी आती है, जब लाइट सनलाइट आती है तो उसका ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ कम होता है। क्या होता है? वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम होगा ना, टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ कम। कौन बताते हैं? बीम। गर्मी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होता है। कम मतलब नजदीक नजदीक, और ये ज्यादा मतलब ज्यादा दूर। तो नजदीक होने की वजह से वो प्लास्टिक में घुस जाता है। तो दिन में तो घुस गया, रात में जब ठंडा हो गया तो पृथ्वी फिर उस ऊष्मा को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे कोई चीज को गर्मा दोगे तो गर्म हो जाएगा, जब गर्म हटा दोगे तो फिर वो अपना गर्मी निकालेगा नहीं, लेकिन तब निकालेगा तो पृथ्वी क्या सूर्य इतना गर्म है? नहीं, इसकी टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ये हाई वेवलेंथ का निकालेगा। और हाई वेवलेंथ उस प्लास्टिक से निकल। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को तो अपने अंदर जाने देते हैं, मतलब अपने आप पार होने देते हैं, लेकिन हाई तरंग दैर्घ्य वाले को नहीं आने देते। जब हमारे वायुमंडल में गर्म होती है, मतलब सूर्य का प्रकाश आता है, तो वो उस प्लास्टिक या उस ग्लास के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। लेकिन जब उसे वापस आना होता है रात में तो हाई तरंग दैर्घ्य होने की वजह से नहीं आ पाता और वो अंदर ही रह जाता है। इससे वहां की गर्मी बनी रहती है, और इसके इफेक्ट को लेकर हम लोग फल फूल या सब्जियां उगाते हैं। मतलब दिन में भी काम और रात में भी काम अंदर हो जाता है, सूर्य की प्रकाश निकलने नहीं पाता, क्योंकि पृथ्वी से जब वापस आता है तो इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बढ़ने की वजह से वो किरणें वहां से नहीं निकल पाती, उसी में रह जाती हैं, और उसका यूज कौन करते हैं? पेड़ पौधे या साग सब्जियां करते हैं। तो आप बड़े बड़े जो शहरों में जाओगे तो आप प्लांटिंग की जाती है, वहाँ जो हार्टिकल्चर वाले होते हैं, कृषि विभाग वाले, वो ऐसे छवा देते हैं प्लास्टिक से, जिससे उनके रात में भी कैल्विन चक्र है, प्रकाशिक क्रिया होती रहती है। मतलब उनका पेड़ पौधा दिन में खाना बनाता ही बनाता है, जानते हो ना, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो रात में भी करने को पा जाते हैं। इसका घाटा ये है कि हमारे वायुमंडल में गैस भरे हुए हैं, और इसमें 2 गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लोग हमारे वायुमंडल में एक लेयर बनाए हुए हैं। तो जैसे हम लोग प्लास्टिक लगवा के काम करा रहे हैं, वैसे हमारे पृथ्वी के लिए वो लेयर काम कर रहा है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर। जब सुबह धूप होता है तो प्रकाश की किरणें तो चली आई, लेकिन जब रात हुआ तो रात में जब निकलना हुआ तो निकल नहीं पाई, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर पृथ्वी पे आ जाती है। इसलिए गर्मी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब जब दोपहर में आया तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेयर क्रॉस कराया, और बाद में जब जाना हुआ तो जा नहीं पाया, फिर वापस चला आया। इससे हमारे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। तो छोटे लेवल पे तो हम इसका यूज कर रहे हैं, सब्जी उब्जी लगाने में इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक है। किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते रहेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा मोटा लेयर बन जाएगा पृथ्वी के चारों तरफ, तब जो सूर्य की किरणें आ जाएंगी वो वापस जाएंगी नहीं। प्रकाश ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी की टेम्परेचर को बढ़ाती रहेंगी, और इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? जैसे हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के पहाड़ है, वो गलने लगेंगे तो समुद्र तल बढ़ेगा, समुद्र तल बढ़ेगा तो बाढ़ आने का डर रहेगा, और उनके गलने से
भूस्खलन सुने होंगे, स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, भूकंप जैसे उनके हटने से नीचे से ज्वालामुखी फूटने का डर रहेगा, बहुत सी ऐसी समस्याएं उसमें भी झेलना पड़ेगा। और गर्मी बढ़ने पे क्या हालात होती हो तो आप गर्मी में जानते हो, जब लगातार ऐसे बढ़ जाएगा तो कितना होगा। इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो प्रदूषण को रोकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम निकाला जाए। ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस दिन ये ज्यादा लेयर में हो गया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से सूर्य से आने वाली सभी किरणों को पृथ्वी पे आ तो जाएंगी, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन जा अब ऐसे गर्मी आवा करी जा ही ना है तो कितना गर्मी हो जाए तो आप जान जो हम लोग के लिए जीवन को तहस-नहस कर देती है। इसलिए हमारे फ्यूचर में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस इन्वॉल्व होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है कि इसमें जब कोई लो फ्रीक्वेंसी का आता है तो घुस जाता है, जब हाई फ्रीक्वेंसी का जाता है तब नहीं जाने पाता। आज इसका उपयोग चाइना बहुत बम्पर करती है, वो जहां सब्जी उगाएगी तो जैसे गोभी लगा दी उसको प्लास्टिक से ढकवा देगी। 3 फायदा, एक कीड़े नहीं जाएंगे, कीड़ों से बचेगा। दूसरा नंबर, धूप का जो होगा तो गर्मी उसमें चली जाएगी अंदर, प्रकाश अपना प्रकाशिक क्रिया करके खाना बनाएंगे, लेकिन रात के समय वो किरणें निकल नहीं पाएंगी तो रतीब खाना बनाएगी। मतलब जो कि फल आपको सब्जी आप 50 दिन में होना है वो 30 दिन में हो जाएगा, जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो हम उसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका साइड इफेक्ट्स भी अवेलेबल है। मतलब अगर ऐसे बढ़ता रहा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम लोग की दिक्कतें आ सकती है। और कोई टॉपिक?